हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आप सबका स्वागत है एनसीईआरटीज़ इन शॉर्ट सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 ऑफ मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी बिपिन चंद्र, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। अब ये जो चैप्टर है, इसके अंदर ये की वर्ड है 1858। अच्छा, 1858 ही क्यों? 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके थ्रू कंपनी रूल वाज रिप्लेस्ड बाय क्राउन रूल। तो इस चैप्टर के अंदर हम मेनली क्या पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, लाइक आर्मी की पॉलिसी में क्या चेंजेस आए। अब ब्रिटिशरों को पता है कि इंडियंस जो है वो कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। आर्मी को लेके वो थोड़ा कॉन्शियस हो गए, ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा रिक्रूट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, सैलरी वगैरह ज़्यादा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आर्मी के अंदर चेंजेस आए। पब्लिक सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज थी, उसके अंदर भी चेंजेस आए। एक्चुअली चेंजेस जो है वो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंदर आया था कि जिस एग्ज़ाम की हम सब तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसकी शुरुआत हो गई थी। तो वो सिविल सर्विसेज के अंदर एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस आए, रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस आए, जिसके थ्रू कुछ इंडियंस जो है वो अब सिविल सर्विसेज के अंदर जा सकते थे। फिर उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये कह दिया गया था कि अब किसी का स्टेट जो है वो एनेक्स नहीं किया जाएगा, तो इंडिया में जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशंस कैसे मेंटेन करने हैं, ये पॉलिसी भी अब डिसाइड हुई। देन देयर वर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एज वेल, सच एज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। अब कैसे हिंदू मुस्लिम, फिर ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता था, उसको यूज करके कैसे डिवाइड एंड रूल उन्होंने शुरू किया। देन हॉस्टिलिटी टू एजुकेटेड इंडियंस। अब 1835 से हमने देखा कि जो सोशल रिफॉर्म शुरू हुए थे, उसके अंदर मैकॉले माइन्यूट एक एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 1854 में वुड्स डिस्पैच भी आता है। तो ये एजुकेटेड इंडियंस के लिए एक काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ थी कि जिसके थ्रू हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो इनिशिएट हुआ। तो ये जो एजुकेटेड इंडियंस है, ये आगे जाके ब्रिटिशरों के लिए खतरा बन सकते हैं, तो उनके लिए क्या पॉलिसीज। फिर उसके बाद एटीट्यूड टॉवर्ड्स दी जमींदार्स। अब जमींदार को मनाना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर जब कोई विरोध हो ब्रिटिशरों का, तो जमींदार किसके प्रति वफादार रहे? ब्रिटिशरों के प्रति। देन एटीट्यूड टॉवर्ड्स दी सोशल रिफॉर्म्स। हाँ, सोशल रिफॉर्म्स को ब्रिटिशरों ने बढ़ावा दिया। उसका रीजन था कि सोशल रिफॉर्म्स जो उनको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काम में आ रहा था, इसलिए। तो हमने देखा कि विलियम बेंटिक है और भी बहुत सारे ब्रिटिशर्स हैं कि जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया। एक्सट्रीम बैकवर्डनेस ऑफ सोशल सर्विसेज, तो ये जो हमारे यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर चल रहा था, तो उसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर आता है कि क्यों हमारा सोशल सर्विसेज का स्ट्रक्चर जो बैकवर्ड था। फिर लेबर लॉज आए, जिसके थ्रू, अच्छा लेबर लॉज अभी क्यों आ रहे हैं? 1850 से शुरू हुआ इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लेबर की। तो लेबर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? तो उनके लिए क्या है? लेबर लॉज आए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब इंडिया में एक नई फीलिंग डेवलप हो रही है, उस फीलिंग को हम कहते हैं नेशनलिज्म। इस फीलिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करना जरूरी है? प्रेस को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। फिर उसके बाद रेशियल एंटागोनिज्म, कि जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी, खास करके ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जिसमें तीन कंट्री इंपॉर्टेंट है पड़ोसी मुल्क, कि जिसके अंदर एक नेपाल, दूसरा बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं, और तीसरा अफगानिस्तान। तो ये तीनों के प्रति इनकी क्या पॉलिसीज रही, उसको भी हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 7 ऑफ बिपिन चंद्र ओल्ड एनसीईआरटी, that is about administrative changes after 1858. Thank you.